स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। कि पैरामीशियम में जो जल पराशरण नियमन होता है वो होता कैसे है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो पैरामीशियम में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है उनके द्वारा ही परासरण नियमन होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है जिनके द्वारा ये ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके शरीर के बाहर का जो जल होता है वो जल जो कोशिका द्रव्य का जल होता है उसकी अपेक्षा में कम सांद्रित होता है। तो जब इनमें अंतर पराशरण की क्रिया होती है तो क्या होता है कि जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और जब वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस वाटर के साथ ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको फूड भी मिलता रहता है, मतलब भोजन भी इनके अंदर आता जाता है। अब जब कंटिन्यू जल इनके अंदर आएगा तो पानी की मात्रा जो होगी अधिक हो जाएगी। तो इनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है वो क्या करती है कि इन वैक्यूल्स की सहायता से वापस जल को बाहर निकालते हैं। और इनमें जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोल होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, जब ये संकुचन से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है इनमें एक बार सिस्टोलिक होगा एक बार डायस्टोलिक होगा, प्रंकुंचन तथा अनुशीतलन की क्रिया होगी। वो किनके द्वारा होगी, जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो इनमें मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं इनकी संकुचनशीलता के आधार पर इनमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रक्रिया होती है। अब जब कोशिका द्रव्य से जो जल होता है, कोशिका द्रव्य से जो वाटर होता है उसको क्या करते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक जालिका की नलियों में प्रवाहित करते हैं। एंडोप्लाज्मिक जालिका की नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं। यहाँ से ये क्या करेगी, जब एंडोप्लाज्मिक जालिकाओं की नलिकाओं में आ जाएगी तो वहाँ से ये नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स में जाती हैं। नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स, इन्हीं के साथ साथ ये फीड्स कैनाल में भी जाएगी। जहाँ नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स और फीड कैनाल से होती हुई ये रेडियल कैनाल में आती हैं, जहाँ आके ये इकट्ठी हो जाती है। सबसे पहले नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स में, फीडिंग कैनाल्स में, और यहाँ से ये रेडियल कैनाल्स में आके इकट्ठा हो जाती है। यहाँ से ये क्या करेगी कि जो संकुचनशील वैक्यूल्स होती है उनमें विसर्जित हो जाएगी। इसके बाद संकुचनशील वैक्यूल्स में जाएगी और वहाँ जाएगी तो उसका जो आकार होगा वो अधिक हो जाता है। जब ये संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में अधिक मात्रा में जाएगी तो जो उनका आकार होगा वो अधिक हो जाता है तथा इससे होके क्या करेंगे, इसके जो पृष्ठ छिद्र होता है इनमें उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बाद इनका जो पृष्ठ तल होता है वहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है जहाँ से ये शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब हम इसके डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि ये मान लो पैरामीशियम, इनके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई ये इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है। इसका हम अलग से डायग्राम बताएंगे। अब इनमें जो वाटर हुआ वो अंदर एंटर हुआ तो अंदर की जो CO2 थी बाहर निकल जाती है, इसी के साथ NH2 बाहर आ जाएगी तथा जो ऑक्सीजन होगी वो अंदर एंटर होगी। ये सिर्फ प्रोसेस की आता क्या क्या। अब जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हमने बताई है इनका क्या काम होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पहले कुछ इस शेप में थी, इनमें जो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है
सिस्टोल कहाँ होगा, जो यहाँ होगा, ये जो बीच वाली इसमें, वैक्यूल इन सिस्टोल, और डायस्टोल बाहर रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल इन डायस्टोल। फिर क्या होगा, अगर हम इसका सेकंड पार्ट में देखें तो जो सिस्टोल होता है वैक्यूल्स में हो रहा है, उस टाइम इसमें आ जाएगा वैक्यूल्स में डायस्टोल, और जो रेडियल कैनाल थी उसमें सिस्टोल आ जाएगा सेकंड में। ये फर्स्ट में था कि वैक्यूल में सिस्टोल हो रहा है और रेडियल कैनाल में डायस्टोल हो रहा है। सेकंड पोर्शन में चलते तो वैक्यूल में डायस्टोल हो जाएगा और रेडियल कैनाल में सिस्टोल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो वाटर होता है बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। ये होता है इनमें संकुचनशील रिक्तिकाओं द्वारा जल का नियमन। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन, ये इसका लास्ट टॉपिक। कि जो पैरामीशियम है उसमें जनन किस टाइप का होता है, तो इनमें द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होगा, और इसी के साथ साथ इनमें कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस तथा ऑटोगेमी। संयुग्मन, फिर अंतःमिश्रण तथा स्वयुग्मन, ये प्रोसेस भी आती हैं। तो एक तो हो गया द्विविखंडन, एक कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस और ऑटोगेमी। हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विविखंडन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, अब जो मैंने बताया था युग्लिना में भी कि जो बाइनरी फिशन होता है इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है तथा चारों स्टेज इसकी आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पैरामीशियम में द्विखंडन वाला जनन हो रहा है, तो इसमें जो पैरामीशियम होता है जब जनन की प्रवस्था आती है तो ये भोजन लेना बंद कर देता है, तथा जो इनकी ओरल खांच होती है तथा गुह्य संरचनाएं, जो ओरल खांच, ओरल ग्रूव, मुख वाली जो संरचनाएं आती है वो अदृश्य होने लग जाती है। तथा पैरामीशियम में बताया था कि एक तो मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। तो इनमें जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, तथा इनमें जो गुणसूत्र होता है क्या होगा, सबसे फर्स्ट में कि जो एक तो मैक्रो आ गया, एक माइक्रो। तो जो माइक्रोन्यूक्लियस था वो क्या करेगा, समान भागों में बांटना स्टार्ट होगा। मतलब सबसे फर्स्ट में होगा गुणसूत्र लंबाई में 2 अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित होते हैं, तो ये आ जाएगी प्रोफेज अवस्था। ऐसे बताती हूँ मैं आपको कि जैसे कि 2 अर्ध गुणसूत्र बनते हैं, ये जो प्रवस्था होती है वो होती है प्रोफेज। इनमें जो एक गुणसूत्र था लंबाई में डिवाइड होते हुए 2 अर्ध गुणसूत्रों में बनता है। अब जो ये 2 अर्ध गुणसूत्र थे वो तर्कों का निर्माण करते हैं, ध्रुवों की तरफ तर्कों का निर्माण करते हैं, तर्कु शेप में निर्माण करेंगे, इसे कहेंगे हम मेटाफेज। ये इसकी सेकेंड प्रवस्था आ गई। अब जो ये अर्ध गुणसूत्र थे इनके आकार में वृद्धि होती है, धीरे धीरे पृथक्करण करना स्टार्ट करते थे, आकार में वृद्धि तथा पृथक्करण करते हैं। तो ये जो इसकी अवस्था होती है एनाफेज। और लास्ट में क्या होगा कि दोनों संतति के जो लघु केंद्रक होते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सबसे लास्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट की टीलोफेज।
जिसमें कि दो अलग अलग यूग्लिना की दो अलग अलग संततियाँ बन जाती हैं, जिनमें कि एक मैक्रो न्यूक्लियस भी होगा, एक माइक्रो न्यूक्लियस भी होगा। ये लास्ट वाली होती है डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स। ये तो था हमारा नॉर्मल बाइनरी फिशन, कि बाइनरी फिशन में चारों प्रवस्थाएं आगे सबसे पहले जो गुणसूत्र एक जो गुणसूत्र होता है लंबाई में अलग होते हुए दो अर्ध गुणसूत्रों में बढ़ता है, फिर जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं ध्रुवों की तरफ तर्कों का निर्माण करते हैं जिसे मेटाफेज कहते हैं। इसके बाद इनके आकार में वृद्धि होती है और ये पृथक होने लग जाते हैं जिसे एनाफेज कहते हैं, और कम्प्लीटली ये जब सेपरेट हो जाते हैं तो वो टीलोफेज अवस्था आ जाती है जिसमें कि दो डॉटर सेल्स बनती हैं। इसके बाद आएगा इसमें कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इनमें क्या होता है कि एक ही सहजाति के दो भिन्न भिन्न संगम्स होते हैं, दो भिन्न भिन्न संगम प्रकार के जो प्राणी होते हैं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और जो इनकी ऑरल खांच होती है, ऑरल खांच, यहाँ से ये जुड़ जाते हैं, और जब यहाँ से ये जुड़ जाते हैं तो ये भोजन लेना बंद कर देते हैं, तथा जब ये जुड़ते हैं तो जो इनके जुड़ने का स्थान होता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, वो क्या होगा, लुप्त होने लग जाएगा, मतलब खत्म होने लग जाता है, तथा इन दोनों के बीच एक ब्रिज बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। जब मुख दिखना बंद हो जाता है, जो एक्टोप्लाज्म होती है वो हाशित या लुप्त होने लग जाती है, तो इन दोनों के बीच एक ब्रिज बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। तथा जो ये दोनों प्राणी जुड़ रहे हैं, दो अलग अलग प्राणी आए थे, जो ये दोनों प्राणी जुड़ रहे हैं इन्हें कहते हैं संयुग्मक। अब इनमें क्या होता है, जो गुरु केंद्रक होता है, बड़ा केंद्रक जो मैंने बताया था माइक्रो न्यूक्लियस, वो टूट के कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। मैक्रो न्यूक्लियस टूटकर कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाएगा, तथा जो लघु केंद्रक होता है माइक्रो केंद्रक, माइक्रो न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, अब आकार में वृद्धि करके बड़ा हो जाएगा तथा इनमें दो बार विभाजन होगा, 2 टाइम डिवीजन करता है। जो फर्स्ट डिवीजन करेगा वो न्यूनकारी विभाजन, न्यूनकारी विभाजन में क्या होगा कि 4 अगुणित संतति लघु केंद्रक बनते हैं, 4 अगुणित संतति लघु केंद्रक बनते हैं, जिसमें से तो क्या होगा 3 तो नष्ट हो जाएंगे या अदृश्य हो जाएंगे, और जो पीछे एक रहेगा उसमें सूत्री विभाजन होगा तथा ये विभाजित होके 3 तो नष्ट हो जाएंगे, तथा जो एक रहेगा वो सूत्री विभाजन करेगा, तथा इससे ये 2 युग्मक केंद्रक बनाते हैं। अब आगे का प्रोसेस बता दी, ये 2 युग्मक केंद्रक बन गए। नॉर्मली अगर हम डायग्राम से देखें तो जो 2 युग्मक केंद्रक बन रहे हैं, एक इस पैरामीशियम में बन रहा है, एक इसमें बन रहा है, तो ये जो दोनों युग्मक केंद्रक होते हैं, जो ये 2 युग्मक केंद्रक बन रहे हैं, इनमें आगे क्या होता है, इन्हीं के नीचे की तरफ जब हम इसकी सेकेंड फेज देखते हैं तो इनमें एक एक केंद्रक तो ये थे जो ये वाले केंद्रक थे जिन्हें हम स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं। इन्हीं के साथ एक एक न्यूक्लियस और बनता है जिसे माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं, यहाँ छोटे छोटे। इनके बाद क्या होता है, जब ये वाले गैमेट्स बन गए तो इनमें जीवद्रव्य सेतु द्वारा ये क्या करेंगे, क्रॉस में जुड़ जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये वाला इसके साथ जुड़ जाता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक एक केंद्रक दिखते हैं जिसे कि जाइगोट न्यूक्लियस कहते हैं, जाइगोट न्यूक्लियस कहते हैं। इन जाइगोट न्यूक्लियस के बाद क्या होता है कि ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं।
ये कब होता है? जब पैरामीशियम में जब ये प्रक्रिया चलती है तो 12 से 48 घंटे बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब जब ये अलग अलग होते हैं, एक यहाँ पर रह जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। इनमें 3 बार डिवीज़न होता है, 3 टाइम डिवीज़न होगा दोनों में, जिससे कि जब ये 3 बार डिवीज़न होता है इनमें तो ये 8 केंद्रक बनाते हैं, 8 न्यूक्लियस, दोनों में 8 न्यूक्लियस बनेंगे, जिसमें कि 4 तो जाएंगे मैक्रो और 4 ही हो जाएंगे माइक्रो। इसमें भी ऐसे होगा, 4 मैक्रो गुरु केंद्रक और 4 लघु केंद्रक या माइक्रो केंद्रक। इनमें जो ये 4 माइक्रो केंद्रक होते हैं ना, इनमें से 3 तो नष्ट हो जाएंगे, इसमें से भी 3 नष्ट हो जाएंगे, और जो पीछे एक एक रहा है वो आगे जाके फिर से विभाजन करेगा। तो अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले 8 बने थे दोनों में, तो दोनों की जगह एक में बनाऊँ तो भी चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे जाके ये 3 नष्ट हो रहे हैं, तो जब ये 3 नष्ट होंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 4 तो गुरु केंद्रक और 1 लघु केंद्रक। अब जो ये लघु केंद्रक है, इनमें फिर से डिवीजन होता है, तो क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा, 2 गुरु केंद्रक ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ये एक सेपरेशन हो गया। इसी तरह से इसमें सेपरेशन हो जाएगा, 2 तो ये और इसके साथ साथ जो इसके जो माइक्रो न्यूक्लियस था वो फिर से विभाजन करता 2 न्यूक्लियस बनाता है। तो जो 4 गुरु केंद्रक थे 2 में डिवाइड हो गए। जब ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं तो इनका फिर से 2 अलग अलग सेल्स बन जाती है, कुछ इस तरह से। ये तीनों इस साइड में आ गए, ये 3 वहाँ चले गए। जब ये 3 की फेज में आ गए तो फिर से इनमें डिवीज़न होगा, किसमें? माइक्रो न्यूक्लियस में 2 बनेगा। तो जब ये 2 थे, एक एक हो जाएंगे दोनों। जो मैक्रो न्यूक्लियस है एक इसमें आ जाएगा, एक मैक्रो होगा, एक माइक्रो। इसी तरह से एक इसमें आ जाएगा, एक मैक्रो और एक माइक्रो। इस तरह से इसमें बनेगी। मतलब लास्ट में 4 डॉटर सेल्स बनती है, 1 2 3 4। ये 4 डॉटर सेल्स इनमें बनती है। ये होगा इसका कॉन्जुगेशन। कैसे कॉन्जुगेशन होता है? अब जब कॉन्जुगेशन होता है तो किस परिस्थितियों में होता है? अब इनकी परिस्थिति देखते हैं, जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जब इनकी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तब ये इनमें क्या होता है? भोजन की कमी हो जाती है तथा ये कॉन्जुगेशन की क्रिया करते हैं। सेकंड आता है कि जो संयुग्मी प्राणी होते हैं उनका आकार जब सामान्य प्राणियों की तुलना में कम हो जाता है तब करते हैं। थर्ड आता है कि इनमें जब संयुग्मन का जो समय होता है उनमें जो इनकी पोषण की जो मात्रा होती है वो निश्चित होनी चाहिए। अगर कम हुई तो भी वो पोषण नहीं करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो अगर पोषण की जो लिमिट है, अमाउंट है, वो कम हुई तो भी ये कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे, और अगर अधिक हो गई तो भी ये कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया नहीं करते। ये तो थी इसकी परिस्थितियाँ। अब आते हैं कि जब कॉन्जुगेशन होता है तो इसका महत्व क्या है। फर्स्ट है रिजुवेनेशन। रिजुवेनेशन फर्स्ट। इनमें क्या होता है कि जब जो ये पैरामीशियम है बार बार द्विविखंडन की क्रिया कर रहा है, तो जो इनकी क्षमता होती है द्विविखंडन करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है, तथा ये क्या करते हैं बाद में ये प्राणी जो द्विविखंडन की क्रिया करना बंद कर देते हैं। सेकंड होता है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो केंद्रक होता है उसका पुनर्गठन। जो संयुग्मन के द्वारा जो केंद्रीय उपकरण होते हैं उनका
पुनर्गठन होता है तथा जो कोशिका द्रव्य होता है उनके बीच में वापस पुनर्संयोजन की क्रिया होती है। थर्ड आता है इसमें प्रेतक विविधता। प्रेतक विविधता या हेरेडिटेरी वेरिएशन। अब जब हम इनकी प्रेतक विविधता देखते हैं कि जब द्विखंडन हो रहा है तो जो पुत्री कोशिकाएं बन रही है वो जनक के समान ही होती हैं। लास्ट आता है इनमें जेनेटिक कोसीक्वेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब संयुग्मन के आनुवांशिक परिणाम क्या थे। अब यदि इनमें संयुग्मन हो रहा है तो जो जनक है उससे जो पैरामीशियम की जो नई पीढ़ी बन रही है उसमें जो एक संयुग्मक होगा वो तो प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी भी हो सकता है। तो एक प्रभावी हो गया, दूसरा अप्रभावी हो गया, तो इनकी जो संतति है वो विषम युग्मजी या समयुग्मजी कोई भी हो सकती है। यहाँ पे आपका संयुग्मन कंप्लीट होता है, कॉन्जुगेशन। फिर आता है इसमें ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में क्या होता है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है उनके बीच में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है, पहले हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि 8 अगुणित पुत्री केंद्रक बनते हैं। 8 अगुणित टॉटर न्यूक्लियस बनते हैं, जिनमें क्या होता है कि 7 तो नष्ट हो जाते हैं। जब 8 बन रहे हैं तो उसमें से 7 तो नष्ट हो जाएंगे तथा जो पीछे एक बच रहा है वो फिर से समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन करेगा तथा इससे 2 युग्मक का निर्माण करता है। 2 युग्मक का निर्माण करता है। अब जब ये 2 युग्मक जिस टाइम बन रहे हैं उस टाइम जो इनका गुरु केंद्रक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, वो क्या करता है अपने आकार में वृद्धि करता रहता है तथा एक पिंड बना लेता है। उस पिंड को क्या करता है बाद में ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लेता है तथा जो युग्मक केंद्रक होते हैं, जो पहले 2 युग्मक केंद्रक का निर्माण हुआ था, उनमें फिर से 2 विभाजन होते हैं जिससे कि 2 ग्रुप के जो ये 2 युग्मक केंद्रक बन रहे हैं उनमें फिर से विभाजन होगा जिससे कि 2 तो मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे और 2 ही माइक्रो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब जब 2 मैक्रो और 2 माइक्रो न्यूक्लियस बन गए तो इनमें क्या होता है, जो लघु केंद्रक होता है वो आगे विभाजन करके 2 पुत्री कोशिकाएं बनाता है। ये फिर से आगे विभाजन करके 2 डॉटर सेल बनाएगा तथा इनका विभाजन नहीं होता। तो ये तो मान लो कि ये 2 थे तो 1-1 हो गए और ये 2 थे, इनसे फिर से 2-2 बन गए तो 2 तो आ जाएंगे माइक्रो न्यूक्लियस और 1-1 आ जाएगा मैक्रो न्यूक्लियस। अब इसके बाद इसमें आता है साइटोगेमी। नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसका ऑटोगेमी के बाद साइटोगेमी। जो साइटोगेमी होता है इसमें क्या होता है कि बिना लैंगिक प्रक्रिया के ही जनन होता है, अतः इसे कोशिका युग्मन नाम दिया गया है। कोशिका युग्मन मतलब इसमें कोई लैंगिक जनन प्रक्रिया नहीं होती है। इनमें जो ये प्रोसेस होता है साइटोगेमी, इसमें संयुग्मन तथा स्वयुग्मन, संयुग्मन प्लस स्वयुग्मन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। मतलब जो साइटोगेमी प्रोसेस होती है उसमें संयुग्मन वाली प्रोसेस भी आएगी और स्वयुग्मन वाली प्रोसेस भी आती है, मतलब दोनों टाइप की। लास्ट हमारा रहता है इसमें एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस में क्या होगा कि इनमें जो बड़े वाले केंद्रक होते हैं गुरु केंद्रक वो तो नष्ट होकर अदृश्य हो जाते हैं
तथा जो छोटे वाले 2 लघु केंद्रक इसमें बताए गए उनमें क्या होगा, 2 बार विभाजन होगा और 8 संतति केंद्रक बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे। उन 8 में से क्या होगा, 6 तो नष्ट हो जाएंगे और 2 आगे फिर से डिवीज़न करेंगे। जब 2 डिवीज़न करेंगे तो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, उनसे फिर से 2 होगा। इस तरह से ये आगे से आगे मतलब विभाजन करते रहते हैं और लास्ट में इनका क्या बनता है, 8 तो डॉटर सेल बन जाएगी और उन सभी में एक एक मैक्रो न्यूक्लियस भी होता है। मतलब जो हमने शुरुआत में पढ़ा था द्विविखंडन कुछ उसी की तरह होता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये इजी होता है। यहाँ तक में आपका जो पैरामीशियम था कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्शन और जो ऑस्मो रेगुलेशन था वो आज के टॉपिक में यहाँ पे कंप्लीटली बता दिया गया। इसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।